उसमें लगेगा, तो सबके ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी जनता सबको नुकसान होना है इस चीज़ के लिए। तो 3600 रुपये होता है 1000 स्क्वायर फीट का। अगर किसी की 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो उसका सालाना तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये। ये अभी शासन लोगों को, आम जनता को आज नहीं पता चलेगी। हमको इसलिए पता है क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। जब टैक्स पड़ेगा ना, साल में मार्च में जब टैक्स पड़ेगा तब आम जनता को ये पता चलेगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं मेन सड़क पर स्टील कर रही है गवर्नमेंट। शायद मनसा कुछ भी हो, अभी तो हम लोग परेशान हैं। या तो वो ये चाहती है कोई अदर आदमी जमीन, लैंड, घर ना ले सके। को पता है जमीन तो इस भाई साहब ने भी 30 लाख में खरीदी है, 25 लाख में खरीदी है। क्यों खरीदूं मैं 1.5 करोड़ में? दूसरी 2-3 और इम्पोर्टेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त आशीष जैन जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से अनुभवी है, इस वक्त जो है सपोर्टर भी है। लेकिन जिस तरह से OP चौधरी ने जो स्टेटमेंट गाइडलाइन जारी किया है उस पर जो है काफ़ी कुछ नाराजगी है। और गाइडलाइन का ऐसा क्या चीज़ है जिसके चलते सारे लोग जो है बाईकाट रजिस्ट्री लेकर अपने हाथों पर चल रहे हैं। रोड में जिस तरह से ब्लॉक हुआ था, जिस तरह से यातायात ठप हुई थी, ये तमामों चेहरे हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं। इस वक्त आशीष जैन यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। साथ में वो तमाम चेहरे हैं जो काफ़ी लंबे समय से ज़मीन के काम कर रहे हैं। इन लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और पुतला दहन जिस तरह से हुआ है वो वाकई में इतिहास में जरूर उसका जिक्र किया जाएगा। जी आशीष जी, किस तरह से पूरी विषय को आप देख रहे हैं? पूरे डिटेल आशीष जैन से जानना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो गाइडलाइन का जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट कर बढ़ाया है, इसके बाद क्या ज़मीन में दोबारा खरीदी बिक्री संभव नहीं है। जैसे सपोज देन हमारी कोई ज़मीन है, अब उसका गाइडलाइन जो रेट गवर्नमेंट ने कर दी है, एक्चुअल वहाँ पर रेट है 1000 रुपये 1200 रुपया। अब गवर्नमेंट ने शासकीय रेट जो मूल्य लगा दी है तकरीबन 2400-2500 रुपये स्क्वायर फीट। अब शासन बोलती है कि इसमें फाइनेंस होगा। फाइनेंस तो आदमी की इनकम देख कर होती है, बैंक सिर्फ प्रॉपर्टी देख कर नहीं करती। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है, तो शासन तो आपको 30-40 मतलब 20-25 लाख रुपए ही लोन देगी। अगर आपकी 50 लाख की वैल्यू होगी तो 50 लाख का आपको लोन नहीं मिलता, क्योंकि बैंक सीमित मतलब आपकी सिविल और आपके पास पैसे की व्यवस्थाओं के ऊपर। तो ये बात तो गलत है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे छोटी ज़मीनों की रजिस्ट्री बंद की है भाई, 5 डिसमिल की रजिस्ट्री, हर आदमी की इतनी क्षमता नहीं होती जो 5 ही डिसमिल ज़मीन ले। 5 डिसमिल मतलब 2250 स्क्वायर फीट। कोई 700 लेता है, कोई 800 लेता है, कोई गरीब आदमी उसके पास 5-7-8 लाख रुपए है तो कम से कम उतने में 600 स्क्वायर फीट में घर बना लेता है। तो 2200 इतनी बड़ी ज़मीन आदमी ले नहीं सकता, ये समस्या। दूसरा, जैसे मान लीजिए जो रेटों का जो विस्तार बढ़ाया, 1 एकड़ अगर हम ज़मीन लेते हैं वो हो चुका है, वो हो चुका है। आज अगर कोई आदमी ज़मीन खरीदता है, खरीदने के बाद में उस ज़मीन के ऊपर मकान बनाएगा, तो मकान बनाने पर कम से कम 600-700 लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे ईंट है, रेती है, सीमेंट है, छड़ है, गिट्टी है और अनेक प्रकार के उद्योग जो है, दरवाजे, खिड़की, ये बिजली के वायर, सब चीज़ का उद्योग मिलता है। अगर आप कोई खरीदी बिक्री ही नहीं हो, ज़मीन की नहीं होगी, तो आने वाले 2 साल बाद में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक मतलब बेरोजगारी या बोलिए अराजकता के फैलने का डर रहेगा। और जो शासन को अगर रेट बढ़ाना है तो एक वाजिब रेट हो, क्योंकि रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मार्केट वैल्यू और एक आपसी लेन देन। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट वैल्यू बढ़ा दे, उससे उनको टैक्स मिले। उस रेट बढ़ाने के बाद में होगा क्या कि भविष्य के अंदर जो नगर निगम को टैक्स लगता है वो मार्केट वैल्यू बढ़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा उसके ऊपर लगेगा, दूसरे कर उसमें लगेगा, तो सबके ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी जनता सबको नुकसान होना है इस चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट हमारा कहना है रेशनलाइज करे, एक समिति बनाए, उसमें एक वास्तविक जो सही रेट हो वो आंकलन करके उसको बनाए। मतलब लोगों का विरोध नहीं, आप रेट क्यों बढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है, उसके ऊपर टैक्स लगाना है, रजिस्ट्री खर्च कराना है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। इसलिए हमारा एक वास्तविक रूप से अनुमान है कि जो तर्कसंगत जो निर्णय है वो करे सरकार अपनी तरफ से। क्या मंशा है अभी सरकार की, क्या चल रहा है? सरकार की मंशा तो ऐसा है कि कच्चा पक्का उनका सोचना है कि जो महादेव सटाया है, दूसरा चीज़ पैसा है, कच्चा पैसा इसमें खप रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनता पूरी सभी लोग ज़मीन खरीदती है और सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। मतलब मान लो 10%, 5% लोग मान ऐसा कुछ करते होंगे तो सभी 55% चोर हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। 55% पैसा कच्चा लाते ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पर आप उसको ना एक धरातल में समझ के उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है हमारी चीज़ों के लिए।
है ना। हम लोग अपना काम धाम छोड़ के अगर यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो हम दर्द है, तकलीफ जब तो हम बैठे हैं यहाँ पर। मतलब मैडम जो गाइडलाइन का रेट जैसे गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, क्या होगा 2 साल 3 साल बाद उस दायरे से जब आदमी टैक्स देने जाएगा, किसी भी ज़मीन का भूभाटक लगता है, डाइवर्सन होता है, उसका ईयरली पैसा पड़ता है डेवलपमेंट चार्ज। अगर डेवलपमेंट चार्ज का अगर आंकलन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 5-5, 6-6 गुना बनाया, जहाँ पर मात्र 700-800 रुपये लगता था उसकी जगह 3500-3600 रुपये होता है 1000 स्क्वायर फीट का। अगर किसी की 3000 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो उसका सालाना तकरीबन 40-40, 50-50 हज़ार रुपये। ये अभी लोगों को, आम जनता को आज नहीं पता चलेगी। हमको इसलिए पता है क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं। जब टैक्स पड़ेगा ना मैडम, साल में मार्च में जब टैक्स पड़ेगा तब आम जनता को ये पता चलेगा। और ये जनता मैडम आज नहीं, इनको जनता को पता चलेगा कि क्या हुआ हमारे साथ। तब क्या होगा? तब क्या होगा, फिर तब जनता सोचेगी कि क्या हम आज इसीलिए जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब तक हम कर्जे में डूब चुके होंगे मैडम। और आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे जनता के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ रहे हैं मैडम। अभी किस तरह से अनभिज्ञ है जनता? जनता किस तरह से अनभिज्ञ है अभी? जनता को मैडम, अभी जनता को भी ये लग रहा है कि ये तो ब्रोकर की जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ये उनका समस्या नहीं। आम जनता को भी फिलहाल ये लग रहा है, जैसे आप बोले कि आने वाले समय में जनता को भार पड़ेगा, अतिरिक्त मार पड़ेगा जब जनता समझेगी। अभी अनभिज्ञ कैसी जनता? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सपोज सुनिए, आपका बोरसी में प्लॉट है, हम आपसे खरीदेंगे। अब आप बोलेंगे कि भैया एक प्लॉट हमको लेना है, बोले रेट क्या हुआ 1200-1300 रुपये स्क्वायर फीट। आपकी हमारी डील हुई 1200 रुपये स्क्वायर फीट में, ठीक है। 2000 का है, मेरे को 24,000 रुपये देना है। अब गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से इसका आंकलन होता है 2000 स्क्वायर फीट का तकरीबन 2300 के हिसाब से 46 लाख रुपए होता है। अब 46, अब आप शो कितना करेंगे? 24 लाख रुपए। तो जब आप चेक देंगे 24 लाख का, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं, गाइडलाइन पहले, सबसे पहला जिस रजिस्ट्री में आपको लगना था 2 लाख रुपया, उसकी जगह लगेगा आपको 4,90,000 रुपये। नॉर्मल बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी है, 4,90,000 रुपये लगेगा। पहली चीज़ ये। उसके बाद जब इस प्लॉट को आप बेचेंगे, ट्रांजैक्शन तो आप 24 लाख का ही करेंगे। अब ऊपर का पैसा करेंगे। अगर मान लीजिए मैं परचेस करता हूँ, अगला बोलेगा मैं तो 24 ही लिया हूँ, मैं 24 की ही एंट्री दिखाऊँगा, चेक लूँगा। 20 लाख रुपये का अगले साल मेरे को टैक्स आ जाएगा कि आपने 46 लाख की ज़मीन 20 लाख में, 24 लाख में ली है, तो 22 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स जो 30% वो होता है तकरीबन 6,60,000 रुपये। ये मेरे को पहले टैक्स आएगा कि मैंने शासन के हिसाब से 46 लाख रुपए की ज़मीन 24 लाख में ले ली, पहला चीज़। दूसरा, अब उसके बाद जब मैं उस ज़मीन को परिवर्तित करवाता हूँ, उसका जो भूभाटक बनेगा तकरीबन मंथली 4,500 रुपया, मतलब 45 + 9 तकरीबन 54,000 रुपये के आसपास में मेरा भूभाटक बनेगा जब मैं हर प्रतिवर्ष। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए उसमें बोर है, एक बोर का खर्चा 60,000 रुपये होता है। अगर मान लीजिए आज के पेपर में आया है जो बोर होता है ना, बोरिंग अगर किसी प्लॉट में है, पहले तो ऐसा कोई पैसा नहीं लगता था, तो बोरिंग की भी रजिस्ट्री करवाएंगे। प्लॉट का अगर मान लीजिए मैं 4,90,000 रुपये रजिस्ट्री देता हूँ और उसमें जो बोर है, बोर का कोई चार्जेस नहीं लगता था, मेरे को 90,000 रुपये प्लस, मतलब 5,90,000 रुपये दूंगा, तब उसको रजिस्ट्री करवाऊंगा। नहीं तो उस बोर को मेरे को बंद करना पड़ेगा। ऐसे जो नियम ला रही है, ऐसे बहुत सारे ज़मीनों की नियमों को जटिल कर रही है गवर्नमेंट। शायद मनसा कुछ भी हो, अभी तो हम लोग परेशान हैं। या तो वो ये चाहती है कोई अदर आदमी ज़मीन, लैंड, घर ना ले सके, या तो उससे बड़े बिल्डरों को फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया है, चलो 2 प्लॉट ले लेता हूँ, भविष्य के लिए लेके छोड़ देता हूँ। अब पैसा होगा तो मैं क्या करूँगा? दूसरा शेयर मार्केट लूँगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा। मतलब मजबूरी उसका कारण भी है मैडम। कहीं ना कहीं उद्योग को बल देना है, मतलब बड़ी पूंजीवाद को। देखो, उद्योग वालों के पास शेयरों के पैसे जाते हैं, वो जैसा भी, ऐसा नहीं बोलते हम गलत उपयोग है, आम जनता के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैडम देखिए, एक बात और बता रहा हूँ, एक मकान से शासन खुद बोलती है, एक मकान अगर मान लीजिए मैं कोई प्लॉट लेता हूँ, प्लॉट मैंने बेचा, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको कैपिटल गेन 40 लाख रुपए आता है और मैं 40 लाख का मकान लेता हूँ तो उसमें टैक्स फ्री रहता है। क्यों रहता है मालूम आपको? ये मतलब अपनी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य मतलब केंद्र शासन बोलती है। क्यों देती है? उसका कारण बता रहा हूँ।
एक मकान से तकरीबन 25 लोगों को रोजगार मिलता है। कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मजदूर जो गड्ढा खोदेगा, उसके बाद ईंटा जो बनाता है, जो रेती मुरुम, इसके बाद छड़ वाले को इंडस्ट्रीज को बल मिलता है, सीमेंट मतलब मजदूर से लेकर वो तमाम लोग जो उनके बीच में आ रहे हैं वो सबके रोजी रोटी आपके ऊपर भी पड़ेगा, ये आपके ऊपर भी पड़ेगा मैडम। आज आप खड़े हो मैडम, आज आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हो मैडम, ये आपके ऊपर भी भार पड़ेगा। आने वाले समय में आपके ऊपर ये मैं भी आप लोग से कोई अलग तो हूँ नहीं मैडम, इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप जुम्मन से जुड़े हुए तो मैडम, ये आप भार आपके ऊपर भी पड़ेगा मैडम। ये लड़ाई मैडम सबके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, अपने लिए नहीं मैडम, ब्रोकर लोग नहीं मैडम, पूरे आम जनता के लिए लड़ रहे हैं मैडम। यहाँ पे कांग्रेस भाजपा कोई पार्टी नहीं मैडम, पूरी पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं मैडम, पूरी पब्लिक खड़ी है। भैया ने जो बात कही मैं उसको और बहुत अच्छे तरह के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक ज़मीन जो मैंने अभी साल भर पहले खरीदी थी, अब समझ लीजिए कि मैं आपको वो ज़मीन बेच रहा हूँ, ठीक है। मौजूदा हालत में आप अच्छे लोकेशन पर कोई भी प्रॉपर्टी खोजोगे 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का दाम है। और गवर्नमेंट ने एक नियम पहले ला रखा है 4 महीने पहले कि 5 डिसमिल से छोटे की रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 डिसमिल लगभग 2200 स्क्वायर फीट बैठता है। उस 2200 स्क्वायर फीट ज़मीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 33 लाख रुपये। अब मैंने 4 साल भर पहले जब खरीदा होगा तो वो लगभग समझ लीजिए कि 25 लाख के आसपास, 26 लाख के आसपास खरीदा था। अब जब डिफरेंस आएगा, जब मैं आपको सेल करूंगा तो दोनों को कैसा लॉस हो रहा है ये समझने की कोशिश करिएगा। पहले 5 डिसमिल नियम को थोड़ा सा अच्छा और क्लियर कर देता हूँ। आप सोचिए 33 लाख की ज़मीन लेने के लिए आपकी आवक कितनी होनी चाहिए, पहले आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। आपको एक गणित बता रहा हूँ, यदि आपकी इनकम 60,000 रुपये होगी ना, तब बैंक आपको 30,000 पर मंथ EMI काटने के लिए एलिजिबल मानेगी। तो समझ लीजिए जो व्यक्ति 60,000 कमा रहा है ना, वो भी अभी 5 डिसमिल ज़मीन लेने के काबिल नहीं है। मकान तो बना ही नहीं, मकान तो बहुत दूर की बात हो गई, खाली प्लॉट लेने के लिए 60,000 वाला व्यक्ति काबिल नहीं है 5 डिसमिल के नियम के आने से। पहले क्या था, जब छोटे टुकड़े की रजिस्ट्री होती थी 1800 स्क्वायर फीट, तो सामान्य रिक्शा चालक भी अपने लिए छोटा सा एक कुनबा बनाने के लिए छोटी जगह तो खरीद लेता था कम से कम। तो जब 60,000 वाला व्यक्ति नहीं ले पा रहा तो उसके नीचे वाले स्लैब को सब समझ लिए कि उससे नीचे जो भी कमा रहा है वो आज प्लॉट लेने की स्थिति में नहीं है। ये 5 डिसमिल के नियम का से। दूसरी बात समझते हैं, जो अभी नियम आया है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, उसके हिसाब से गवर्नमेंट गाइडलाइन का जो नियम अभी है उसके हिसाब से लगभग ज़मीन की कीमतें जो हैं वो 4 से 5 गुना बढ़ चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक ज़मीन जो 30 लाख रुपए की है, जो मैंने साल भर पहले खरीदी थी, अब मुझे बेचना है तो गवर्नमेंट के 5 गुना हिसाब से लो तो 1.5 करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। अब जब मैं उसको बेचूंगा तो गवर्नमेंट के दस्तावेज में तो 1.5 करोड़ की दिखेगी, 1.5 करोड़ की दिखेगी, तो मैं बेचने वाला हूँ तो मुझे कैपिटल गेन लगेगा कितने पे? उस 1.5 करोड़ पे। 30 और 1.5 का बीच का गैप कितना दिखा आपको? 1 करोड़ 20 लाख। कहाँ से दोगे उसका गैप? वो तो आया ही नहीं, तो दूँ कहाँ से? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ले रहा है, जो व्यक्ति ले रहा है उसको कितने पे टैक्स, मतलब उसको कितने का वो रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा? 1.5 करोड़ का। तो 1.5 करोड़ का 10% 15 लाख। आपने ज़मीन कितनी की खरीदी मुझसे? 30 लाख, और रजिस्ट्री कितनी दे रहे हो? 15 लाख। तो दोनों के जेब से कट के कहाँ गया पैसा? गवर्नमेंट के खाते पे, और है ना। सारी चीज़ें इसी कैलकुलेशन के तहत समझनी पड़ेगी। मतलब जो बीच का गैप है, गुमराह में है लोग, टोटल गुमराह में हैं। अभी तक आम जनता जुड़ नहीं पाई है, और जिस दिन जागेगी उस दिन इतनी देर हो चुकी होगी कि आपको कहने का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। एक सामान्य व्यक्ति ना ज़मीन खरीदने की इसी चीज़ को फिर से समझते हैं, जो चीज़ अच्छा ये कागजी तौर पे हम लोग बहुत रईस दिख रहे हैं। जो ज़मीन 30 लाख की है वो 1.5 करोड़ की दिख रही है, मतलब आप कागजों में 1 करोड़पति बन चुके हो। मगर ज़मीनी स्तर पे हो क्या? आप इंडी चलो, आपका ज़मीन का रेट हो गया 1.5 करोड़, आप बेचने निकलो, कौन खरीदेगा 1.5 करोड़ में? सबको सारी दुनिया को पता है कि ज़मीन तो इस भाई साहब ने भी 30 लाख में खरीदी है, 25 लाख में खरीदी है, क्यों खरीदूँ मैं 1.5 करोड़ में? दूसरी 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ। यदि आप ग्रामीण स्तर पे हैं और आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है, 30 लाख वाली ही है, तो मौजूदा स्थिति में कितनी बनी 30 लाख के हिसाब से? 90 लाख की ज़मीन। अब अभी गवर्नमेंट की मौजूदा स्थिति में देखो तो एक ज़मीन 1.5 करोड़ की है, मतलब 15 या 45 4.5 करोड़ की ज़मीन है। 4.5 करोड़ वाला आदमी क्या BPL कार्डधारी हो पाएगा भविष्य में? वो तो करोड़पति हो गया, साथ पूछते नहीं हो पाएंगे। तो वो करोड़पति हो कल के डेट में उसी तर्ज पे BPL से नाम कट जाएगा, क्या कर लोगे तुम? समझे बात को? मतलब जनता हर रूप ये ग्रामीण स्तर का हो गया ना। अब शहरी स्तर पे आते हैं। जिस दिन आप इनका टैक्स पटाने जाओगे, नगर पंचायत और जिला ये जितने हमारे सिटी एरिया पे उनके टैक्स पटाने जाओगे, है ना, जब उनके बिल्डिंग परमिशन लेने जाओगे, तब उसका कैलकुलेशन किस आधार पे होगा? उस गवर्नमेंट रेट के, तब भी जेब कटेगी। तो आप इन सारे तरीकों को समझिए कि ब्रह्मास्त्र जो चलाया है भी सरकार ने, आदमी एक ही बार में मर जाएगा, और नहीं मरा तो बार बार तो मरने की स्थिति है ही है। ये सारे कैलकुलेशन हैं जिसको आपको बहुत बारीकी से समझना और समझाना पड़ेगा।
कि जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में जो प्लॉट ले लेते थे, 1 लाख सवा लाख में जो रजिस्ट्री हो जाती थी, अब वो मिडिल क्लास मर जाएगा। क्यों मरेगा? उसका कारण है कि जो प्लाट 1,25,000 में हो जाती थी, अभी 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, है ना। और वो जो प्लॉट अपन 500-600 में बेच देते थे, अब वो 1500 में कहाँ लेगा वो? मिडिल क्लास तो ऑलरेडी मर गया। मैं एक और मुद्दे को अच्छे से हाईलाइट करना चाहूँगा। अभी इसी जो 30 लाख और 1.5 करोड़ वाला एग्जांपल बहुत जल्दी सेट होगा आपके दिमाग में। ज़मीन की हकीकती जो मौजूदा कीमत 30 लाख थी, अभी 1.5 करोड़ हो गई। आप अब एक समझ लीजिए कि आर्थिक अपराधीकरण कैसे बढ़ेगा, इस पे मैं आपको लेके आता हूँ जी, जो अभी चल ही रहा है। हाँ, नहीं, आर्थिक अपराधीकरण को अच्छे से समझिएगा, कैसे बढ़ेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। 30 लाख की ज़मीन थी, गवर्नमेंट ने कितनी कर दी? 1.5 करोड़ कर दी। आपके ज़मीन की कीमत दिख रही है 1.5 करोड़, और आप किसी भी फाइनेंस वाले से पूछिए कि जब प्रॉपर्टी अगेंस्ट, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जब होती है या मॉर्गेज होता है, तो कितने प्रतिशत लोन मिलता है उनको? 60 से 70% तक का लोन मिल जाता है प्रॉपर्टी अगेंस्ट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। तो समझिए 1.5 करोड़ का, चलो 60% ही करते हैं, 15 6 का 90, मतलब आपको मोटा मोटी 1 करोड़ का लोन उस ज़मीन के बिहाफ पे कौन देगी? फाइनेंस कंपनियाँ और बैंक देगी। आपकी ज़मीन तो 30 लाख की थी, आपको तो मिल गया 1 करोड़। अब आपकी चुकाने की स्थिति भी नहीं होगी, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हो, तो कल के डेट में क्या होगी? उसकी जब्ती होगी। मगर ये जब्ती यदि सारी जनता ऐसे करने लगी तो बैंकों का भट्टा बैठ जाएगा, बैंक तो खाली हो जाएगा, सब के सब एनपीए करने आ जाएंगे। सारी जनता नहीं करेगी, कुछ लोग धुरंधर लोग करेंगे, सारी जनता जो देखते रह जाएगी। क्यों? वो वैल्यू हर कोई तो उस चीज़ को कर नहीं पाता जो पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, और वैसे ही लोग कर पाएंगे। उसमें जो है खामियाजा मुद्दे से मेरा कहना यही था कि सरकार जानबूझकर लोगों को आर्थिक अपराधीकरण की इस मौके पे धकेलना चाह रही है, ऐसा अवसर देना चाह रही है, ताकि हर कोई कर्जदार रहे, इस तरीके का आर्थिक अपराधीकरण का एक शिकार है। ये पता नहीं, ऐसा एक माहौल बहुत खतरनाक आने वाला है। तो देख सकते हैं जनता अभी भी गुमराह में है कि जनता को ये लगता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी उनको समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से वार्तालाप के दरमियान पूरी बातों को डिटेल पे रखे हैं, इससे आने वाले समय में आम जनता को किस तरह से अतिरिक्त भार पड़ेगा और उस पर क्राइम भी कितना अग्रसित होगा आने वाले समय में, बैंक में किस तरह से धोखाधड़ी भी बढ़ेगा और क्राइम जो है यहाँ से भी आसमान की ओर जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ ये ज़मीन बेचने वाले या ज़मीन से जुड़ने वाले का ही मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का भी है। तो आखिर सरकार आम जनता को किस कदर से रोड पे लाने की आखिर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी का एक ही कहना है कि इस पे सिर्फ कार्य करने वालों का नहीं, यहाँ पर आम जनता, चाहे खरीदी करने वाले हो चाहे बिक्री करने वाले हो, सबके ज़िंदगी पर जो है अतिरिक्त बोझ वो पड़ने वाला है जिसकी भरपाई शायद जनता कभी नहीं कर पाएगी। तो क्या अब इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से अपने बातों को गाइडलाइन के माध्यम से लोगों के सर पर थोप दिए हैं, इस पर एक्शन लेंगे, इनकी बातों को समझेंगे, या फिर ये स्थायी रूप से यथावत रहेगा? तो क्या ओपी चौधरी अब इन तमाम विषयों पर गहन चिंतन करेंगे? चूँकि खुद ही जो ओपी चौधरी है खुद एक आईएएस रहे हैं। आईएएस का मंशा क्या होता है? कभी भी किसी भी ज़मीनी स्तर पर जाने के पहले किसी भी चीज़ को किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर की हकीकत कुछ और है और किताबी बातें कुछ और है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगली अपडेट क्या होगा, इसके लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।